हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार साथियों। मैं ओम प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि हम जो एग्ज़ाम देते हैं 10th 12th ग्रेजुएशन मास्टर्स पीएचडी, इस सब में एज का एक क्राइटेरिया होता है। अगर हम 10th का जब शुरुआत करते हैं तो वहाँ पे 10th देने के लिए आपके पास मिनिमम एज 14 होनी चाहिए। मिनिमम वो 14 होता है। उसके बाद आप 15 16 में भी दे सकते हैं, लेकिन अगर 14 हो जाता है, 14 में देते हैं तो समझिए वहाँ से आपका स्टार्टिंग पीरियड जो है आगे का एकेडमिक के लिए वो एक सही समय और सही गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चल रहा होता है। अगर आप कहीं फेल हो जाते हैं किसी ईयर में किसी सब्जेक्ट में तो वो डिले हो जाता है। आपकी जो मैट्रिक है, इंटर है, वो एक साल बैक हो जाएगा, ग्रेजुएशन एक साल बैक हो जाएगा और साथ में आपका एज भी है वो भी नुकसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कंपटीशन एग्जामिनेशन जो होती है, कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, उस हर एग्जामिनेशन में एक एज क्राइटेरिया होता है। मिनिमम 18 ईयर्स में सिविल में होता है, डिफेंस में 16 करके होता है, एनडीए का आई थिंक कि 14 या 15 है, उसमें इस तरीके से होता है। तो वो एक एज क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस चीज़ की नॉलेज है तो आप इस पे काम कर रहे हैं स्टार्टिंग से। आपका अगर घर में कोई पढ़े लिखे हैं तो आपको गाइड कर देंगे। जिनको नहीं पता है तो वो एक्सटर्नल सोर्स से एजुकेशन लेके अपना पता कर लेते हैं, और जो इस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं रखते हैं तो उनको बाद में पता चलता है कि क्योंकि मुझे बताने वाला नहीं रहा तो मैं लैप्स कर गया, मेरा एज का नुकसान हो गया, मेरा डिले हो गया, कोई गाइडलाइन प्रॉपर नहीं दिया। तो इस तरीके से होता है। अगर सच में अगर कुछ होता है, अगर लाइफ में अगर एज को इम्पोर्टेंट अगर मानते हुए अगर नहीं होता तो क्यों हर एग्जामिनेशन के लिए और कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए एज का एक क्राइटेरिया फिट होता? क्यों यूपीएससी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का लिमिट होता? उसकी भी एज क्राइटेरिया होती। अगर जनरली जो कंपटीशन है उसमें देखिए कि जो आपका जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है, कुछ एक्सटर्नल उनको छूट मिलती है एज क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। लेकिन जनरली अगर देखिए कि जो जो जनरल से बिलोंग करते हैं उनको 25 या 26 27 तक उनका ओवरऑल एज खत्म हो जाता है गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के लिए। ईडब्ल्यूएस में है तो कुछ छूट मिल जाता है, ओबीसी में है तो 2 3 साल छूट मिल जाता है। तो कुछ गवर्नमेंट की रूल है, इसके अकॉर्डिंग काम करता है। क्या इसके बाद भी आप तैयारी कर सकते हैं? नहीं। फिर जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहाँ पे आपको कुछ एज क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग छूट मिलती है। तो कहीं ना कहीं एज का इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन इसमें जो पूरा अवेयरनेस के साथ काम करते हैं, फोकस के साथ काम करते हैं, वो पूरी 10th 12th से ही उनको पता है कि कब कौन सा एग्जामिनेशन है, किस तरीके से गाइडलाइन प्रॉपर उनको मिल रहा है, वो वैसे प्रॉपर इन्वायरमेंट में है तो उनको सही है। और जिनको पता ही नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे बोलते हैं कि हमें तो ग्रेजुएशन तक कुछ पता ही नहीं था, ग्रेजुएशन के बाद हमें पता चला। तो भाई जब ग्रेजुएशन के बाद जब तुम्हें पता चला तो सोचो उस टाइम पे तुम्हें 2 साल तो समझने में लग जाएगा, फिर उसके बाद तुम तैयारी करोगे तो सोचो उस रेस में तुम कितने पीछे हो। तो अगर रेस में पार्टिसिपेट करना है, आज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ऐसे सोच के और ऐसे बहाने बना के अगर रहोगे तो लाइफ में आगे तुम कभी फेस नहीं कर पाओगे। इसलिए अगर करना है, सच में कुछ लाइफ में करना है, अगर इस फील्ड में उतरना है तो तुम्हें हर एक पॉइंट पे काम करना पड़ेगा, अवेयरनेस के साथ रहना पड़ेगा, हर एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि क्या लिमिटेशन है, किस तरीके से हम प्रॉपर गाइडलाइन लगाएं, किस तरीके से अपना समय दें, किस तरीके से फॉलो करें, किस तरीके से एजुकेशन को ऑब्जर्व करें, तब जाके आप लाइफ में इस फील्ड में आप जीत पाओगे। अदरवाइज आप थोड़ा सा भी मिस करते हो तो आप इस रेस में बहुत पीछे रह जाओगे, क्योंकि इस रेस में बहुत सारे ऐसे हैं कि ऑलरेडी इसमें लगे हुए हैं। अभी आप देख लो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर रहे हैं, वैसे क्लियर करने वाले आपको 7वें 8वें 9वें में भी मिल जाएंगे, उनका जो लास्ट होता है उसमें भी क्लियर करते हैं क्योंकि उन लोग का एक्सपीरियंस होता जाता है। लेकिन इसमें देखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्यों कैसे क्लियर कर रहा है, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, या एसएससी हो, या फिर रेलवे हो, क्यों? क्योंकि उन पहले से ही अवेयरनेस उनमें है, वो इस चीज़ को समझ रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं कि अगर हम इस टाइम पे अगर फोकस नहीं कर पाए, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए, इस चीज़ में अगर हम सही से ऑब्जर्व नहीं कर पाए तो हम इस रेस में बहुत पीछे रह जाएंगे। क्योंकि जिस मात्रा में हम ये जो एजुकेशन का जो चल रहा है और जिस मात्रा में जो स्टूडेंट कंपटीशन में उतर रहे हैं, उस मात्रा में एजुकेशन और वैकेंसी आ नहीं पा रही है। तो वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो है वो फिल नहीं हो पा रहा है, कम मात्रा में कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। तो इसमें अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप
जीत पाओगे, लड़ पाओगे और आगे अपना रास्ता बना पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को समझो, एज क्राइटेरिया को समझो, तुम्हारा क्या एम है, गोल है, उस पर फोकस करो और उस पर कॉन्सेंट्रेट होकर काम करना शुरू कर दो। बाकी की जो डाइवर्सन है उस पर मत जाओ, माइंड को एकदम फोकस करो कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो लेना है, चाहे जैसे भी हो, तभी आप कुछ कर पाओगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, जितना हो सकता है उतना मैं आपको मोटिवेट करता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, इफिशियंसी तो 30 के बाद भी मिलता है। भाई 30 के बाद मिलता है, लेकिन किस हद तक मिलता है, कितने मेंटली और फिजिकली आप प्रिपेयर होके करते हो, वो सबको पता है, ठीक है। और जो प्रिपरेशन आप 20-22 साल 23 साल में जो होता है, वो मेंटली फ्री होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है, उसमें एक अलग तरह का जोश होता है, एनर्जी होता है। तो वो चीज़ समझो, इस बात को मैं वो बताना चला। ये नहीं, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि 30 के एज वाले कुछ नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे उनको कितनी प्रेशराइज होती है वो वही समझ सकते हैं और दूसरा कोई नहीं समझ सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज़ को पॉजिटिविटी में लो और उस पर काम करो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।